नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आज हम आपको उस तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे जो आपसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। वो खबर जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, वो आज आप मेरे साथ इस कार्यक्रम में देखेंगे। तो खबरों की खबर में आज हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के यानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो है एक देश एक चुनाव की बात। आखिरकार एक राष्ट्र एक चुनाव का भविष्य क्या है, ये बिल आज संसद में पेश किया गया, जिसका विधेयक संसद में आ गया है, लोकसभा में पेश हो गया। पर क्या होगा आगे, ये आज की हमारी पहली बड़ी खबर है। हम आपके सामने एक राष्ट्र एक चुनाव के रास्ते में विपक्ष के खड़े किए 7 सवालों से आपको रूबरू भी कराएंगे और ये भी बताएंगे कि सरकार के पास इन सवालों का जवाब क्या है। खास मेहमान इस पूरे विषय पर मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर में आपको संभल में हुए दंगों के पीड़ितों की वो दास्तान सुनवाएंगे जो अब तक आप लोगों के सामने आई नहीं है, लेकिन एनडीटीवी ने उस सच को आज बेनकाब किया है। तीसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। आखिर कैसे वो अभी भी सबसे लोकप्रिय बने हुए हैं, लोकप्रिय नेता नंबर 1 बने हुए हैं। चौथी खबर है कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो संसद में 2 दिन 2 अलग अलग पर्स या बैग लेकर पहुंची और उन पर छपी तस्वीरों के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। आखिर इस पर्स पॉलिटिक्स में ऐसा क्या है, ये भी हम आपको दिखाने की आज कोशिश करेंगे। और पांचवी खबर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले, साजिश रचने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जुड़ी हुई है, जिनकी कुर्सी बहुत तेजी से हिल रही है। वहां जिस तरह ट्रूडो के खिलाफ बगावत हुई है, उसमें सवाल है कि ट्रूडो की सत्ता आखिर कब तक रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते उस खबर की ओर जिस पर आज देश भर में दिन भर से चर्चा का दौर, मंथन का दौर चल रहा है, क्योंकि देश की चुनावी राजनीति से सीधे तौर पर खबर जुड़ती है। आज लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ा विधेयक पेश किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी की रिपोर्ट पर यह विधेयक तैयार हुआ है। ये संविधान संशोधन विधेयक है। 129वां संशोधन होगा अगर ये विधेयक पास हो गया तो। लोकसभा के साथ साथ सारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की इस विधेयक में बात की गई है, लेकिन इस पर विपक्ष को बहुत ऐतराज है। कमोबेश सभी विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए हैं। आखिर क्या है विपक्ष के 7 बड़े सवाल और उन सवालों का क्या है जवाब, उसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। एक चुनाव खत्म नहीं होता कि सिर पर दूसरा चुनाव खड़ा हो जाता है। इस चुनावी मैराथन से मुक्ति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। लोकसभा में इस विधेयक के पेश होने के साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव पर 7 अहम सवाल उठते हैं जो विपक्ष के विरोध और ऐतराज से निकले हैं। सवाल नंबर 1, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान विरोधी और संघीय ढांचे के खिलाफ है? सवाल नंबर 2, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूरी तैयारी करना बहुत मुश्किल है? सवाल नंबर 3, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव दलित, पिछड़ा, मुस्लिम विरोधी है? सवाल नंबर 4, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव से चुनावी खर्चे बहुत कम हो जाएंगे? सवाल नंबर 5, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी? सवाल नंबर 6, क्या इससे चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाएगी?
और सवाल नंबर 7, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव का विधेयक संसद से पास हो पाएगा? इन सवालों पर चर्चा करने से पहले आप ये जान लीजिए कि लोकसभा में हुआ क्या। इस बिल को जैसे ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया, इसका जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये संविधान के अनुकूल नहीं है। ये दो जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये जो संशोधन है एकदम संविधान सम्मत हम लेकर के आए। अब एक विषय आया बेसिक स्ट्रक्चर का, इसमें 2 मिनट में बोलना चाहता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर पे सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें 5-7 बिंदु उन्होंने तय किए हैं। बाद में और मामलों में भी कुछ बिंदु जोड़े हैं, कुछ विषय, जैसे जुडिशियल रिव्यू, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। इस बिल का विपक्ष की तरफ से तीखा विरोध हुआ, जिससे मत विभाजन की नौबत आ गई। तब पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े, जिसके कारण बहुमत के दम पर सरकार ने बिल पेश कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा में चुनाव कराए जा सकते हैं। बिल को लेकर कांग्रेस और खासकर क्षेत्रीय दलों में गहरी नाराजगी है। 29th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. The autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra virus. That is it's the basic structure of the constitution. विपक्ष के सवालों पर सरकार का तर्क है कि एक साथ चुनाव से खर्च घटेगा, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, पूरे देश का विकास होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव तैयार करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आएगा। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को देखें तो 3 अहम बिंदु सामने आते हैं। लोकसभा के साथ ही सभी विधानसभाओं के चुनाव कराना, जिन्हें 2029 या 2034 तक लागू करने का लक्ष्य है। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसके 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय नगर निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर कोई सरकार बीच में गिर जाती है तो वहां बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन सरकार के लिए अपने इस महत्वाकांक्षी विधेयक को पास कराना आसान नहीं होगा। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हुआ। बिल के प्रावधानों पर विरोध को देखते हुए मत विभाजन भी हुआ। बहुमत से बिल लोकसभा में पेश हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच
विरोध को देखते हुए अब सरकार इस विधेयक को जेपीसी में भेजने की बात कह रही है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2/3 बहुमत जुटाने की है। लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए 362 की संख्या चाहिए, जबकि एनडीए के पास 294 है। वहीं राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसद चाहिए, जबकि एनडीए के पास 112 है। जब जेपीसी का गठन होगा तो वो जो जेपीसी का गठन होता है वो जिसके जितने दलों की संख्या होती है उसके आधार पे किया जाता है, यानी जेपीसी में भी सरकार का बहुमत होगा। बाकी जितने भी दल हैं उनकी संख्या के आधार पर सांसद जो है जेपीसी में नियुक्त किए जाएंगे। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों के सांसद होते हैं। जेपीसी की मीटिंग्स होगी, मीटिंग के बाद जो है वो तय होगा वह उसके आधार पर एक बार फिर से नया बिल तैयार किया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन का। उस बिल को आने वाले दिनों में जो सत्र होंगे, इस सत्र में तो नहीं आ सकता, शायद जो बजट सत्र हो उसमें या उसके बाद के सत्र में लाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए विपक्ष का सहयोग लेना पड़ेगा, और विपक्ष का सहयोग कैसे मिलेगा ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि विपक्ष जो है इस बात को लेकर के काफ़ी अड़ा हुआ है कि वो इसके समर्थन में नहीं है। दूसरी एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने भी होगी कि जब एक साथ पूरे राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन कहाँ से आएंगे और इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, कैसे की जाएगी। यानी ये सारी चुनौतियां चुनाव आयोग के पास है, लेकिन वो तीसरा चरण है। दूसरे चरण में सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत का जुगाड़ किया जाए और इस बिल को आने वाले दिनों में पास कराया जाए। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि दूसरे दलों के हृदय परिवर्तन से बात बन सकती है। दिल्ली में राजीव रंजन के साथ मनोरंजन भारती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आप सोच रहे होंगे ये नौबत आई क्योंकि देश एक चुनाव और एक देश की बात हो रही है। दरअसल ये नौबत इसलिए आई कि हमारे देश में बार बार चुनाव हो रहे हैं। हर 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने में कभी किसी विधानसभा का, कभी किसी का चुनाव होता है, और उस वजह से तमाम सरकारी और विधायी कामों में रुकावट पैदा हो जाती है। 1952 से लेकर 1977 तक कमोबेश लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही अपने देश में होते रहे हैं, लेकिन बाद में हालात बदल गए। अब अगर एक राष्ट्र का चुनाव की स्थिति बनी है तो इसके समर्थन में कुछ लोग खड़े हैं तो कुछ विरोध में भी खड़े हैं। क्या है ये तर्क जो समर्थन में कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं, वो बारी बारी से आपको बताते हैं। जैसे समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि सालाना 5-6 राज्यों में चुनाव होते हैं, जिस वजह से पूरी चुनावी मशीनरी इसी काम में लगी रहती है, खर्चा बढ़ जाता है, समय बर्बाद होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि साथ साथ हो चुनाव, बार बार ना हो। जो विरोध में है उनका कहना है राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं और एक साथ जब चुनाव कराए जाएंगे राज्यों के, विधानसभा के और लोकसभा के, तो मुद्दों का गड़बड़ होगा और जो राज्य की पार्टियां उनका नुकसान हो सकता है। 7 चुनाव से विकास का रास्ता साफ होगा क्योंकि आचार संहिता एक ही बार लगेगी, बार बार नहीं लगेगी। ये इंपॉर्टेंट समर्थन के तर्क है। जो विरोध करते हैं उनका 7 चुनाव होंगे तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ेगा, यानी लोकसभा में वो किसको वोट देना चाहता है, विधानसभा में किसको वोट देना चाहता है, ये वोटर के लिए मुश्किल पैदा करेगा। समर्थन वाले यही कह रहे हैं कि खर्च में कमी आएगी क्योंकि चुनाव जब एक ही बार होंगे तो बार बार चुनावी मशीनरी पे खर्चा नहीं होगा, जवाबदेही में कमी आएगी। ये तर्क है विरोध करने वालों का, क्योंकि इनका कहना है कि अगर निश्चिंत हो जाएंगे नेता कि 5 साल बाद ही चुनाव होना है तो जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही है उसमें कमी आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट तर्क दिया जाता है। इन पक्ष और विपक्ष के तर्क के बीच सवाल ये भी है कि क्या भारत दुनिया का पहला देश है जो एक साथ सभी चुनावों को कराना चाहता है? तो इसका जवाब भी नहीं है। जी हाँ, ऐसे 7 देश हैं पूरी दुनिया में जहां एक साथ एक चुनाव होते हैं। कौन कौन से देश है दुनिया के नक्शे पर आपको बता देते हैं। स्वीडन, यहाँ पर एक साथ चुनाव होते हैं 7 देशों में। जापान, यहाँ पर एक साथ चुनाव होते हैं प्रोविंस के और नेशनल के। फिलीपींस, ये तीसरा देश है नक्शे पर। इंडोनेशिया, एक और एशिया का देश। जर्मनी, यहाँ पर भी एक साथ चुनाव होते हैं। बेल्जियम, यहाँ पर भी एक साथ चुनाव होते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा देश जो है भारत के अलावा वो दक्षिण अफ्रीका है, क्षेत्रफल के आधार पर, जहाँ पर एक साथ चुनाव होते हैं। लेकिन ये जो तमाम 7 देश है ये कुल मिलाकर भारत के क्षेत्रफल से, भारत की आबादी के मुकाबले कहीं छोटे हैं, कहीं भारत से बौने पड़ते हैं। लेकिन भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव का रास्ता बहुत आसान नहीं दिखता। आज लोकसभा में ये विधेयक पेश हुआ
तो इस पर समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिले और यहां तक कि डिवीजन कराया गया, बाकायदा वोटिंग हुई ये देखने के लिए कि इस बिल के साथ में कितने लोग हैं और इसके विरोध में कौन कौन हो सकता है, सिर्फ बिल को इंट्रोड्यूस करने को लेकर। आप भी सुनिए कि अलग अलग दलों के नेताओं को आज उन्होंने संसद में क्या तर्क दिए। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा, जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आदि मग में। मग का मतलब ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बाधा आ गई। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आती जग में, अपना सर्वस्व लगा कर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है, मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं। का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74, जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। 356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इलीगल है, बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी को अब कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, देश के सामने में क्या रखना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी इसका पूरी तरह समर्थन करती है। हम लोग कमेटी के सामने भी गए थे हमारी पार्टी, और हम लोगों ने कहा कि एक साथ पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव होना चाहिए, पंचायत का अलग होना चाहिए, और इस दोनों एक साथ होने से
खर्चा भी कम होगा, एक साथ चुनाव हो जाएगा तो, और जो भी सरकार चुन के आएगी उसको 5 साल काम करने का मौका मिलेगा। This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. Oppose this bill. में देश की जनता इतनी जानकार है कि वो 2 राज्यों के चुनावी संघीय ढांचे को बखूबी समझती है। और आइए एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, एनके सिंह साहब हैं। एनके सिंह साहब कोविंद कमेटी के सदस्य रहे और ये पूरा ड्राफ्ट बनाने में उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब सबसे बड़ा तर्क सिंह साहब जो दिया जा रहा है इस पूरे बिल को लाने में, विधेयक को लाने में, वो ये कि खर्चा कम होगा, एक ही बार चुनाव होंगे, बार बार चुनाव नहीं होंगे, लेकिन असेंबलीज का जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं किया गया है, मिड टर्म इलेक्शन का स्कोप छोड़ा गया है। आपको लगता नहीं है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही असेंबली में 1 बार 2 बार 3 बार चुनाव हो जाएं, तो खर्च कैसे कम होगा? ऐसा है कि ये प्रश्न का उत्तर इस बिल में ही दिया हुआ है। जो आज बिल जो लॉ मंत्री ने पार्लियामेंट में दिया, आप देखें कि वर्तमान परिस्थिति ये है कि बार बार चुनाव की जो प्रक्रिया है, देखिए 1967 तक सभी चुनाव एक साथ हो रहे थे। उसके बाद ये प्रणाली परिवर्तित हो गई। जो लोग कि कुछ कह रहे हैं कि इसका कुप्रभाव संघवाद के ऊपर पड़ेगा, वह जरा इतिहास के पन्ने को देखें कि क्या संघवाद 1967 के बाद संघवाद का आरंभ हुआ? फेडरलिज्म उसके पहले नहीं था क्या? एक बात। दूसरी बात, आप देखें कि जहां तक आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जहां जहां जब जब चुनाव एक साथ हुए हैं, इसका प्रभाव कुप्रभाव आर्थिक नियंत्रण के ऊपर पड़ा है, सरकार की आर्थिक क्षमता के ऊपर पड़ा है, शिक्षा के ऊपर पड़ा है, शिक्षा प्रणाली के ऊपर पड़ा है। क्योंकि बार बार जो शिक्षक हैं वह बार बार जा रहे हैं पोलिंग ऑफिसर के रूप में, तो पढ़ाई कब होगी? इसका प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर पड़ा है, इसका कुप्रभाव जो राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर पड़ा है, इसका प्रभाव पड़ा है पूंजी निवेशों के मानसिक दृष्टिकोण में। एक अनिश्चित वातावरण में पूंजी निवेश नहीं होता है। ये सभी जानते हैं कि पूंजी निवेश के लिए जो आगे वाले दिनों में शासन के ऊपर लोगों को भरोसा होना चाहिए कि फिर ये शासन कल चुनाव नहीं हो जाएगा। पूंजी निवेशकों को एक स्थिरता चाहिए। पूंजी निवेशकों के दृष्टिकोण से हमारी जो समिति थी, जिनके अध्यक्ष माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके समक्ष जो कई लोग आए, उन्होंने कहा कि साहब, जो हमारे साथ लोग जुटे हुए हैं कार्यक्रम में, वो बार बार जा रहे हैं चुनाव के लिए अपने राज्यों में। 5 वर्ष में एक बार नहीं, 5 वर्षों में 3 बार, एक पार्लियामेंट के चुनाव के लिए, दूसरा राज्य के चुनाव के लिए, तीसरा म्युनिसिपैलिटी के लिए। जाने आने में इतना समय उनका जाता है, और जो हम लोगों का जो प्रोडक्शन का कार्यक्रम है उसके ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ता है, इसका अनुमान करना कठिन है। लेकिन पूंजी निवेशक और जो आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखें, लगभग जीडीपी में 1.5% का नुकसान है। 1.5% जीडीपी का क्या होता है? यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सिंह साहब कि ये कहा जा रहा है कि 1.5% का इजाफा होगा जीडीपी में अगर एक देश एक चुनाव लागू हो गया। ये आंकड़ा कहाँ से आया? क्या ये आंकड़ा सही है? कैसे कैलकुलेट किया गया? जीडीपी की बढ़ोतरी में ये कैसे मददगार साबित होगा एक देश एक चुनाव का ये विधेयक? तो आप देखिए, एक 1.5% के जो आंकड़े थे, वो जो हमारे और मेरे एक सहयोगी, हमने एक निश्चित रिसर्च पेपर दिया है
ये रिसर्च पेपर दिया है दो दृष्टिकोण से। एक दृष्टिकोण से कि जब जब एक साथ चुनाव हुए हैं तब तक उन राज्यों में या उस समय जीडीपी क्या थी उसकी वृद्धि, और जब जब चुनाव अलग अलग हुए हैं। तो एक तो जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा जो हमारे पेपर में है, जो वेबसाइट के ऊपर है और जो प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध है आप सभी के समक्ष, उसमें हम लोगों ने जो विश्लेषण किया है उस विश्लेषण के आधार पे 1.5% जीडीपी के हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। आप कई दृष्टिकोण से देखें, जीडीपी किस किस चीज से प्रभावित होता है? प्रभावित होता है पूंजी निवेशक। पूंजी निवेश, मैंने पहले ही संकेत दिया कि पूंजी निवेश के ऊपर जो बार बार चुनाव होते हैं उसका कुप्रभाव पड़ता है। दूसरा, जो बचत होती है, जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसे कहते हैं, ये बार बार जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगता है तो इसके ऊपर जो कार्य होते हैं, विकास के कार्य, उसकी गति और उसके समय में बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो विकास के दृष्टिकोण से जो कार्यक्रम होते हैं उसके ऊपर उसका कुप्रभाव पड़ता है। तीसरा कुप्रभाव पड़ता है, आप देखें कि जब हम लोग चुनाव करते हैं तो क्या आशा करते हैं? आशा करते हैं कि जो चुन करके जो आए हैं शासन के दृष्टिकोण से, वो शासन के ऊपर इतना ध्यान दें। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होकर पहले दिन से ही उनका ध्यान किसी और चुनाव के ऊपर पड़ता है। आप देखें, उदाहरणार्थ समिति के समक्ष ये भी बताया गया, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की लगभग 365 दिन में लगभग 300 दिन कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। इस दृष्टिकोण से जो चुन के आए हैं उनका ध्यान शासन के ऊपर, जो उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो जनता की अपेक्षा है, उस पर ध्यान नहीं दे करके। चौथा, आप देखें शिक्षा के क्षेत्र में अगर बार बार शिक्षक नहीं रहे और शिक्षक किसी भी चुनाव के कार्य में लगे हुए हैं तो फिर आप देखें कि इसका शिक्षा के ऊपर कुप्रभाव रूप से पड़ता है। तो स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से अगर आप इन सब आंकड़ों को जोड़ें तो कम से कम जीडीपी के ऊपर कम से कम 1.5% का बहुत फर्क पड़ता है, जो लगभग 4.5 लाख करोड़ के ज्यादा है, क्योंकि ये 4.5 लाख करोड़ का अनुमान 2021 के प्राइसेस पर किया गया था। अगर आज के प्राइसेस पर आप करें तो ये और भी होगा। सिंह साहब, एक सवाल और जानना चाहेंगे आपसे, और ये कि ये कहा गया था कि तीनों चुनाव एक साथ हो, लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के, यानी पंचायतों के और नगर निकाय के, इनके लिए इलेक्टोरल रोल भी एक हो, मतदाता सूची भी एक हो, उसका कोई प्रावधान इन बिलों में नहीं दिख रहा है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा आखिर में मैं, सॉरी क्या हुआ, अच्छा, एक सवाल आखिर में और पूछना चाहूंगा सिंह साहब आपसे। सरकार के पास दोनों सदनों में जरूरी नंबर नहीं है, सांसदों की संख्या सरकार के पास नहीं है। आपको लगता नहीं कि इसे पास कराना बहुत ही मुश्किल होने वाला है? क्या आप मानेंगे कि यह बिल पास भी हो सकता है? देखिए, ये एक ही मतदाता की सूची हो तो आप इसको दो भाग में लेना। एक भाग तो यह है कि राज्य और केंद्र में चुनाव एक साथ हो। दूसरा इसका जो प्रतिपक्ष है वो यह है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज, उनका भी चुनाव एक साथ हो। जो दूसरा भाग है उसमें हम लोगों ने यद्यपि अनुशंसा की है अपनी रिपोर्ट में, वो उसमें यह है कि 100 डेज के विद इन उनको करना है। उस समय एक ही वार्ड रूप से, सभी रूप से एक ही वोटर आईडी होगा और जिसका उत्तरदायित्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर होगा। उसमें ये आवश्यक है कि राज्यों की भी रैटिफिकेशन हो, क्योंकि उसका संबंध 7 शेड्यूल से उसका संबंध है। लेकिन जो पहला भाग है, केंद्र में
और राज्य में एक ही साथ चुनाव हो, उसमें राज्यों की रैटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो इसी दृष्टिकोण से अगर उसमें प्रावधान आप नहीं देखते हैं तो वो दूसरे बिल में उसका प्रावधान होगा, जबकि अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के संबंध में भी 100 दिन के अंदर इन केंद्र और राज्य के चुनाव के पश्चात उसमें भी चुनाव एक साथ होगा। सिंह साहब, बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कुल मिलाकर जो तमाम सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, शायद कुछ जवाब उसको मिले हों आपके इन तर्कों को सुनकर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात यूपी की। संभल लगातार खबरों में बना हुआ है और संभल से जैसी खबरें आ रही हैं उनका असर दूसरी जगहों पर भी अब देखा जा रहा है। आज हम आपको संभल से वाराणसी तक अलग अलग खबरें दिखाएंगे जो करीब करीब एक जैसी आपको दिखेंगी। यानी ऐसे मंदिर चर्चा में लौट आए हैं जो वर्षों से या तो बंद पड़े हैं या फिर गुमनाम हो गए थे, खो गए थे। इस बीच 1978 के दंगों को लेकर भी संभल की फाइल्स को खंगालने की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। आज हम आपको उन लोगों से भी बयान भी सुनवाएंगे जो संभल के दंगों के चश्मदीद हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। संभल से जो बात शुरू हुई वाराणसी तक पहुंच गई। आपको पूरी बात समझने में आसानी हो इसके लिए हमने खबर को 4 हिस्से में बांट दिया है। पहली खबर, संभलेश्वर मंदिर में 46 साल बाद हनुमान जी को चुनरी चढ़ाई गई। दूसरी खबर, संभल में एक और गुमनाम मंदिर मिला है जिसका नाम राधा कृष्ण मंदिर है। तीसरी खबर, संभल की तर्ज पर वाराणसी में भी एक बंद पड़े मंदिर को खोलने की कवायद शुरू हो रही है। और चौथी खबर, कमिश्नर ने संभल में 1978 के दंगे की जांच के लिए फाइल मांगी है। शुरुआत करते हैं संभल से, जो शाही जामा मस्जिद के बाहर हुई हिंसा के बाद लगातार चर्चा में है। फिलहाल संभल में 2 मंदिरों की चर्चा है। पहला मंदिर 14 दिसंबर को खग्गूसराय में मिला था, जबकि दूसरा मंदिर मंगलवार को हयात नगर के सरायत तरीन में मिला है। दोनों मंदिरों के बीच करीब 2 किलोमीटर की दूरी है। पहले मंदिर में कहा जा रहा है कि वो 1978 के दंगे वाली जगह पर है, जबकि दूसरा मंदिर 1982 का बताया जा रहा है, जिसका निर्माण सैनी समाज के लोगों ने कराया था। खग्गूसराय वाले मंदिर में मंगलवार को 1978 के दंगे के बाद पहली बार हनुमान जी को चुनरी चढ़ाई गई, जबकि मंदिर में स्थापित शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। यहाँ पर जो है सैनी लोग रहते थे, 200-250 घर थे। मैं तो बताऊँ बात, उन लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से, सुनो मेरी बात को, उसको बेचा। बेचने के बाद में अपनी अपनी जमीनों में उन्होंने मकान बनाए और मकान बनाने के बाद में वो लोग जो वहाँ चले गए, सेटल हो गए। आज भी वहाँ पूजा होती है, कल भी होती थी, अभी इससे पिछले में कोई फंक्शन था तो जब भी पूजा करके लग गए थे वो लोग। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का भाईचारा है, भाईचारा रहेगा। अब बात करते हैं संभल के दूसरे मंदिर की, यानी राधा कृष्ण मंदिर की। ये मंदिर शहर के सराय तरीन इलाके में है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस मंदिर का निर्माण 1982 में सैनी समाज के लोगों ने कराया था। संभल में मंदिरों को लेकर सुखबुगाहट तेज हुई तो यहाँ भी लोग पहुंचकर साफ सफाई में लग गए। मंदिर का ताला जो है, चाबी मेरे पास रहती है। ताला हम जगह समय समय पर अपने पूजा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ से लोग चले गए तो पूजा कभी कभी होती है। अच्छा, कितने समय से यहाँ ताला लगा होता है और पूजा करते हैं, तो क्यों यहाँ से लोग चले गए? उस समय मतलब लोग बाग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे अपने आप को, चले गए। किस समय की बात है, कितने समय हो गए चले गए? कम से कम 10 से 15 साल, 20 साल से लोग चले गए सारे। इस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आने लगी जिनमें लोग खुद ही मंदिर के बाहर से अपना अतिक्रमण हटाने लगे। संभलेश्वर मंदिर के बाहर एक मकान के उस हिस्से को हटाया जा रहा है जो अवैध माना जा रहा है। मकान मालिक मतीन खुद ही अतिक्रमण हटवा रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए तिरपाल भी लगाया गया है। दरअसल 14 दिसंबर को अवैध निर्माण हटाए जाने के क्रम में ही खग्गूसराय के मंदिर के बारे में पता चला था, लेकिन खग्गूसराय के इस इलाके का एक पहलू सन 1978 का दंगा भी है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किया। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे। इन 22 कुओं को भी
वहां पे बंद किया गया। योगी ने 1978 के दंगों पर एक कहानी भी सुनाई। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी? एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। हमने खग्गूसराय के उन लोगों से बात की जो 46 साल पहले हुए दंगे के बाद मंदिर के इलाके को छोड़कर कहीं और बस गए। अब जबकि मंदिर दोबारा खुल गया है, ये लोग अपनी जड़ों को याद कर रहे हैं और उस दंगे को भी। दादा लाइन मोहल्ला था हमारा। अच्छा, सब पुराने रहने वाले थे यहाँ पे। हमारा कब से चले गए थे यहाँ से? यहाँ तो 78 के बल्ब के बाद से सब जाने शुरू हो गए थे। यहाँ पे 78 का बहुत तगड़ा बल्बा हुआ। क्या हुआ था 78 के बल्बे में एक मुरारी लाल जी का फड़ था, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जला दिया गया था। देहात के लोग वहाँ पे रुकते थे उस फड़ में, उन्हें वहाँ पे मट्टी का तेल डाल के आग लगा दी गई थी। लाशों 25-30 लोग जल गए थे। और क्या हुआ था? और दुकानें थी बहुत हिंदुओं की, बहुत जला दी गई थी। यहाँ से पलायन क्यों करा गया? ये दंगों की वजह से पलायन होता रहा। यही रहते थे मंदिर के नजदीक में। क्या कहना चाहते हैं, क्यों चले गए थे यहाँ से, क्यों जगह बेची? ये सब डर के मारे सब बेच के चले गए यहाँ से। क्यों डर के मारे? क्या वजह रही? मारकाट होने लगी यहाँ। अच्छा, किस वजह से हुई थी? अब ये पता नहीं, उधर घेर है उसका मुरारी लाल जी का फड़, उसमें मार दिया आदमियों को, बहुत सारों को, दुकानें लूट ली, बाजार लूट लिया। संभल में 29 मार्च 1978 को दंगे शुरू हुए थे। दंगा कई दिनों तक चला और पूरे 2 महीने तक शहर में कर्फ्यू लगा रहा। कुल 184 लोगों की जान इस दंगे में गई थी, जबकि 169 मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब जबकि खग्गूसराय के मंदिर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई है, हमारी मुलाकात ऐसे कई लोगों से भी हुई जिनका घर मंदिर के ही पास था, लेकिन 78 के दंगे में उन्हें घर छोड़ना पड़ा। यहाँ से जब 78 का बल्बा हुआ ना, तो उसमें लोगों में काफी दहशत हो गई। उसी दहशत से धीरे धीरे लोग यहाँ, वैसे 20-25 परिवार रहते थे यहाँ, और हम लोग प्रत्येक घर से रस्तवी समाज का फंक्शन जैसे करते थे, तो यहाँ प्रत्येक घर से डोनेशन ले जाते थे। और जब रौनक थी, मंदिर भी हमने दर्शन किया, इसका पहले भी किया। कुएं के बारे में क्या है? लेकिन उसके बाद ये कुआं हुआ तो सब धीरे धीरे सब था ये, लेकिन धीरे धीरे ना यहाँ से जब लोग चले गए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, धीरे धीरे सेम जगह जाते रहे दहशत की वजह से। हाँ, तो उसकी वजह से ही सर सारे जब चले गए मकान यहाँ 78 के दहशत से ना, तो वो लोग अपनी अपनी सेफ जगह मकान ले लिया उन्होंने। मेरी बर्थ पैलेस यहीं था, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो 78 में बल्बा हुआ था बहुत बड़ा यहाँ पर, और सुबह से बल्बा चलता रहा, रात को फोर्स आकर के लगी, काफी लोग जलकर मारे गए। यहाँ पर नखासे में इधर उधर भी कैजुअलिटी हुई, और बाजार भी की लुटाई हुई, बाजार में भी आग वाग लगी, आगजनी हुई खूब। जब से भय का वातावरण होने लगा, यहाँ पे लोग जाने लगे यहाँ से, हम लोग भी छोड़कर बेच के चले। कितनी फैमिली रहती थी यहाँ? कम से कम होती है 35-40 परिवार तो कम से कम होंगे। यानी 46 साल पहले संभल में जो दंगा हुआ, अब दोबारा उसकी फाइल खुल रही है। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया से दंगे से जुड़े सभी रिकॉर्ड मंगाए हैं। सूत्र बताते हैं कि कुछ लोगों की शिकायतों पर फिर से कई केस खोले जा सकते हैं। संभल के खग्गूसराय में जिस जगह मंदिर मिला है, वहां राजस्व विभाग की टीम 60 साल पुराने नक्शे से जमीनों की जांच भी कर रही है।
मंदिर के आसपास के इलाके का लेखपाल अपने राजस्व विभाग के नक्शे से मिलान कर रहे हैं। कब्रिस्तान, ग्राम समाज, आबादी, इन सभी जगहों की राजस्व विभाग जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि 1978 में संभल में जो दंगा हुआ, उसके बाद से इस इलाके से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ और 2006 तक सभी परिवार यहाँ से चले गए थे, जिसके बाद मंदिर बंद हो गया था। इस बीच खग्गूसराय इलाके में एक और कुआं मिला है। प्रशासन उस पर बने छत को तोड़ रहा है। खग्गूसराय से मिला ये दूसरा कुआं है। इससे पहले मिले कुएं से कई मूर्तियां निकाली गई हैं। ये मूर्तियां भगवान गणेश, कार्तिकेय और लक्ष्मी जी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के संभल में 46 साल बाद प्राचीन मंदिर खोले जा रहे हैं, तो वाराणसी में भी ऐसी ही एक कोशिश शुरू हो गई है। संभल की घटना को देखते हुए वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर को खोले जाने की मांग होने लगी है। खुद प्रशासन ने कहा कि संभल की तरह वाराणसी में भी मंदिर को खोला जा सकता है। ये वही मंदिर है जिसे खोलने की मांग हिंदू संगठनों ने उठाई है। वाराणसी के इस शिव मंदिर को जब से हिंदू संगठनों ने खोलने की मांग की है, तभी से यहाँ गहमा गहमी बढ़ गई है। मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके में वर्षों से बंद मंदिर को खुलवाने की मांग हुई तो एडीएम सिटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर ये प्राचीन मंदिर है तो इसे भी वैसे ही खोला जाएगा जैसे संभल में मंदिर को खोला गया। अभी हम लोगों के संज्ञान में ये आया है, समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है। हमने अभी आकर के इसका इंस्पेक्शन किया है। अभी हम जाकर के इसको कम से कम 3-4 दिन का समय लगेगा। हम जाकर के जांच कर लेंगे। हमारे पास भी अपने लीगल एडवाइजर हैं, किन परिस्थितियों में ये बना, कैसे बना, वो टाइटल थी कि नहीं थी, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ ज़मीन का वो कैसा हुआ, उसके बाद हम जांच करके अपने हायर अथॉरिटीज को बताएंगे। फिर जैसा भी डिसीजन होगा वैसा किया जाएगा। मदनपुरा संवेदनशील क्षेत्र है। जाहिर है कानून व्यवस्था बहाल रहे, ये पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे पीएसी बल लगा दिया गया है। 24 घंटे फोर्स मौजूद रहती है और पिकेट और गश्त की लगातार यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। प्रशासन जो है वो बता रहे हैं अभी 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि ये पुराने अभिलेख हैं तो इनको खंगाला जाएगा और जो इनका प्रॉपर जो हिस्टोरिकल जितने रिकॉर्ड जहाँ इनकी मालिकाना हक चेंज हुआ है वो सब स्टडी किया जाएगा। आज खुलवा जो है बाकी मीडिया में। इस बीच बंद पड़े शिव मंदिर के बारे में जानकारी मिलते ही सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर पहुंची। बहुत सालों से ये बंद पड़ी है और जिनका है तो वो नहीं है, लेकिन मंदिर से हमको मतलब है, उनसे नहीं मतलब है। हमारी मंदिर पर सरकार से मेरा एक ही निवेदन है, हमारी बंद पड़ी मंदिर को खुलवाना है। मंदिर को अभी नहीं खोला गया है। मंदिर कब से बंद है इसका भी कोई प्रमाण फिलहाल किसी के पास नहीं है। प्रशासन ने जांच शुरू करा दी। जांच में अगर मंदिर का होना साबित हुआ तो ये शिव मंदिर भी संभल के प्राचीन हनुमान मंदिर की तरह खोला जा सकता है। और अब बात एक सर्वे की। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में झटका लगा था, गहरा झटका लगा। लेकिन विधानसभा चुनावों में दोनों राज्यों में बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन कर लिया। एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी को शानदार जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे की सबसे अहम भूमिका रही। इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 सीटों पर आ जाने के बाद सवाल उठा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ढलान पर है। लेकिन पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों ने जवाब दिया कि नहीं। पीएम मोदी आज भी सबसे लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता पर एक मजबूत मुहर लगाई मैट्राइस के सर्वे ने। उस सर्वे के मुताबिक 54% लोगों ने माना कि उन्होंने विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दिए। 55% लोगों ने माना कि बड़ी जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। वहीं महाराष्ट्र के चुनाव में 56% लोगों को पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है पसंद आया। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो वहीं हरियाणा के चुनाव को लेकर भी मैट्राइस का सर्वे पीएम मोदी की लोकप्रियता का समर्थन करता है। सर्वे के मुताबिक हरियाणा में 52% लोगों ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ध्यान में रखकर वोटिंग की। वहीं 53% लोगों ने माना कि जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, जबकि 52% लोगों ने माना कि बीजेपी को लोकसभा में वोट न देने का उनका फैसला गलत रहा। हरियाणा में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 5 सीटों पर नुकसान हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनावों के नतीजों ने बीजेपी को संजीवनी दे दी है। साथ ही महाराष्ट्र की विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा प्रभावी दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिनकी पर्स पॉलिटिक्स इन दिनों चर्चा में है। पहले दिन उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा था तो दूसरे दिन बांग्लादेश का जिक्र था। और तो और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार के मुद्दे पर आज लखनऊ में विधानसभा में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी बिना नाम लिए प्रियंका के पर्स का जिक्र कर दिया। सोमवार को प्रियंका गांधी जिस बैग के साथ संसद पहुंची, उस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। मंगलवार को प्रियंका के बैग पर बांग्लादेश लिखा था। बैग पर लिखा था, बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो। दरअसल सोमवार को जब प्रियंका फिलिस्तीन लिखा पर्स लेकर लोकसभा में आईं, तो ये तस्वीर चर्चा में आ गई। बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, संसद सत्र के अंत में कांग्रेस में उन सभी लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए जो मानते थे कि प्रियंका वाड्रा के आने से समाधान हो जाएगा। वो राहुल गांधी से भी बड़ी आफत है, जो कि मानती है कि संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर चलना पितृसत्ता को चुनौती देने जैसा है। कोई गलती ना करे, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। दरअसल प्रियंका से जब उनके बैग को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब में उन्होंने पितृसत्ता का जिक्र किया था। I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that I believe that what can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's the typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में बिना नाम लिए प्रियंका गांधी के बैग की चर्चा छेड़ दी। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। यानी योगी रोजगार के मुद्दे पर बोल रहे थे, लेकिन बीच में प्रियंका के पर्स का जिक्र कर बैठे। खैर, प्रियंका का फिलिस्तीन लिखा बैग चर्चा में आया तो अगले दिन उनके बैग पर बांग्लादेश का जिक्र दिख गया। और अकेली प्रियंका गांधी नहीं,
बल्कि कांग्रेस के कई सांसद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर नारेबाजी करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच बेहद रोमांचक दौर में पहुंच गया है। आखिरी दिन अगर बारिश नहीं हुई तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में जबरदस्त क्लाइमेक्स सामने आ सकता है। भारतीय बल्लेबाजी धार पर होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी रणनीति संभलकर बनानी होगी, क्योंकि ये टीम इंडिया है और कंगारुओं को पता है कि उनके पक्ष में दिख रहा क्लाइमेक्स कहीं एंटी क्लाइमेक्स में ना तब्दील हो जाए। आकाशदीप 27 नॉट आउट, जसप्रीत बुमराह 10 नॉट आउट। भारत 9 विकेट खोकर 292 रन। आप सोच रहे होंगे कि ब्रिस्बेन में मुश्किल हालात में रन तो केएल राहुल और जडेजा ने बनाए, फिर आकाशदीप और बुमराह की बात पहले क्यों? लेकिन जो फैंस मैच देख रहे होंगे उन्हें इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा। वो इसकी वजह समझ रहे होंगे। टीम इंडिया का स्कोर तब 213 रन था। दमदारी से खेल रहे जडेजा आखिरकार कमिंस के शिकार बन गए। भारत तब फॉलो ऑन बचाने से 33 रन दूर था और पिच पर थी आखिरी जोड़ी, बुमराह और आकाशदीप की जोड़ी। कंगारुओं ने मान लिया था कि बस अब वो पहली पारी में 200 प्लस की लीड लेने ही वाले हैं। तभी बुमराह और आकाशदीप ने गजब की जीवटता दिखाई। बिना दबाव में आए खेला, झेला और फॉलो ऑन को टाल दिया। इससे पहले केएल राहुल ने 139 गेंदों में 84 और रविंद्र जडेजा ने 123 गेंदों में 77 रन की दमदार पारी खेली। ऐसा कर भारतीय बल्लेबाजों के कमिटमेंट और टेम्परामेंट पर उठ रहे सवालों को दोनों ने बखूबी दरकिनार किया। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या, यानी मैच के 5वें और आखिरी दिन क्या होने वाला है? भारत को जल्द से जल्द ऑल आउट कर ऑस्ट्रेलिया 15 से 20 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलियंस का लक्ष्य 300 प्लस का टारगेट टीम इंडिया को देने का हो सकता है। इसके बाद भारत को तकरीबन 70 से 75 ओवर के आसपास खेलकर निकालने होंगे। आसार 2, टीम इंडिया को 300 के आसपास के रन चेज का टारगेट मिले। 70 के करीब ओवर बचे हों। ऐसे में अगर ओपनिंग अच्छी हो गई तो टीम इंडिया जीत के लिए भी जाने की सोच सकती है। हालांकि ये सुखद संभावना कम ही है। आसार 3, बारिश फिर से विलन बनकर मैदान पर मंडराने लगे। जाहिर है फिर मैच के साथ साथ ब्रिस्बेन में पैदा हुआ रोमांच भी धुलने का खतरा रहेगा। बहरहाल भारत ऑस्ट्रेलिया और बारिश के बीच चल रही फाइट के 5वें दिन का इंतजार कीजिए। टेस्ट क्रिकेट का यही तो रोमांच है, क्योंकि कई बार ड्रॉ में भी जीत हार से अधिक आनंद जो है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जिन्होंने कुछ समय से भारत के खिलाफ साजिश वाला मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन आजकल ट्रूडो खुद परेशान हैं। एक तो जिन आतंकी ताकतों को वो सहारा दे रहे थे, उससे कनाडा के लोग उनसे नाराज हो गए हैं। उस पर से अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्रूडो फूटी आंख नहीं सुहा रहे। फिर कनाडा के वित्त मंत्री के इस्तीफे और वहां सर्वे में लगातार ट्रूडो के खिलाफ नाराजगी बता रही है कि अगला चुनाव ट्रूडो के लिए आसान नहीं है। भारत का विरोध और खालिस्तान का समर्थन करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए जनता का समर्थन हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। उनके खिलाफ कनाडा में उसी बगावत की सबसे बड़ी झलक उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड का इस्तीफा है। कनाडा हमारे अमेरिकी पड़ोसियों के साथ यह तय करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उनकी उत्तरी सीमा सुरक्षित है। वैसे ही हम यह तय करने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारी दक्षिणी सीमा सुरक्षित है। दरअसल वित्त मंत्री के रूप में फ्रीलैंड अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर काफी चिंतित थी। फ्रीलैंड ने अपने इस्तीफे में ट्रंप के कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की योजना के बारे में लिखा। अमेरिका कनाडा का प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर है। कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका को जाता है। ट्रंप के साथ ट्रूडो के तनाव को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ट्रंप व्यंग्य में ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बोलते हैं, यानी कनाडा को अपना ही एक राज्य मानते हैं। इन सब के बीच टैरिफ जैसे सवाल पर ही वित्त मंत्री के इस्तीफे से
ट्रूडो की स्थिति काफी कमजोर हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने करियर के सबसे बड़े राजनयिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि बजट पर असहमति को लेकर वित्त मंत्री के कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद वो कुछ घंटों या दिनों के भीतर पद छोड़ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड लंबे समय से सरकार में उनकी सबसे भरोसेमंद, सबसे शक्तिशाली मंत्री हैं। ये ट्रूडो की सत्ता में बने रहने की कोशिश के लिए एक गंभीर झटका है। वो पहले से ही काफी अलोकप्रिय हो चुके हैं। उन्हें अगले साल चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। संभव है कि वो चुनाव अब किसी भी दिन शुरू हो सकता है। उनकी सरकार लड़खड़ा रही है, तो ये इस समय कनाडा में बहुत बड़ा राजनीतिक संकट है। So this is very much a massive political crisis in Canada right now. ट्रूडो ने कनाडा के साथ भारत के रिश्तों को काफी खराब किया। उन्होंने जिस तरह भारत विरोधियों को खुला शह दिया, उसका असर दोनों देशों के रिश्ते पर भी पड़ा, जबकि कनाडा के लोग भारत के प्रति बेहतर नजरिया रखते हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक लिबरल पार्टी के नेता ट्रूडो अगले चुनाव से 1 साल पहले ही सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पोलिवियर से 20% पीछे चल रहे हैं। एक पोल ट्रैकर के अनुसार पहली बार प्रधानमंत्री बनते वक्त ट्रूडो को 63% लोग पसंद करते थे, लेकिन अब उनका समर्थन करने वाले 28% ही बचे हैं। उसका ही नतीजा है कि ट्रूडो के सहयोगी रहे कनाडा के NDP पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने भी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा है। जाहिर है कि नए वित्त मंत्री के शपथ से भी हालात बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। I, Dominic LeBlanc, do solemnly and sincerely promise and swear that I will be truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Finance and Intergovernmental Affairs. ट्रूडो ने नया वित्त मंत्री तो बना दिया, लेकिन अगले साल अक्टूबर में होने वाले चुनाव में वो फिर से PM बन पाएंगे, इसके आसार नहीं दिखते। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अगर सूत्रों की माने जो खबरें कनाडा से आ रही हैं वो ट्रूडो के लिए बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। बहुत जल्द बहुत बड़ा बदलाव कनाडा में देखने को मिल सकता है, ऐसा वहां रहने वाले कुछ सूत्र बता रहे हैं। तो खबरों में आज इतना ही। शुभ रात्रि।